आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 8 अक्टूबर के करेंट अफेयर्स हम देखते हैं। 10,000 MCQ का कोर्स लाइव है दोस्तों, आप उसको ज़रूर अवेल करें। सो तुवालू की जो फाइट है सर्वाइवल के लिए देखते हैं हम। तो यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है तुवालू, आपको पता है, इसकी हमने बात अभी की थी। 11,000 इनहैबिटेंट्स हैं जो कि इस समय एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है वो फेस कर रहे हैं। और नासा ने बोला था ये आइलैंड डूब जाएगा 2050 तक। यहाँ ये पूरा आइलैंड डूब जाएगा और 60% जो देश की पॉपुलेशन है वो फिर खतरे में आ जाएंगे। आप देख सकते हैं छोटा सा ये तुवालू आइलैंड है यहाँ पे, ठीक है ना, एशिया पैसिफिक। तो अब क्या है कि सबसे पहली बात तो यहाँ पे पानी नहीं है, सॉल्ट वाटर लगातार आता जा रहा है, तो पानी में प्रॉब्लम है ही है। कहाँ जाओगे, माइग्रेशन पाथ क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया से एक ट्रीटी साइन की है, अगले साल से हर साल 280 तुवालुन्स जाएंगे। फिर बैरियर्स एफर्ट्स, अभी देखिए तुवालू जो है वो बैरियर बना रहा है, बट क्या ये बैरियर वाकई में रोक पाएंगे। मतलब एक दीवार से बना दी ताकि पानी अंदर ना पाए, आई हाईली डाउट दैट। आर्टिफिशियल लैंड बना रहा है, ठीक है, लगभग 17.5 एकड़ का, ताकि वो टाइट से ऊपर रह सके। लीगल रिकॉग्निशन की बात करें तो अभी फिलहाल परमानेंट रिकॉग्निशन की बात कर रहा है कि भाई कम से कम हमारी मैरीटाइम बाउंड्री को परमानेंट रिकॉग्नाइज करो ताकि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। 25 सितंबर 2024 में मीटिंग भी हुई। तुवालू के पीएम फेलिती थियो ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को एड्रेस किया, बोला कि हमको सपोर्ट करें हर तरीके से। इंटरनेशनल सपोर्ट है। पैसिफिक आइलैंड फोरम की बात करें तो जितने भी तुवालू के अगल बगल के देश हैं, ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, फिजी, ताइवान, मतलब इन सबको छोड़ के बाकी सब ने बोल दिया कि हम सपोर्ट करने वाले हैं। भाई बहुत दिक्कत आई है उत्तराखंड में। क्या हुआ है, संडे को 2 फॉरेनर्स वुमेन जो माउंटेनियर्स हैं, मिशेल थेरेसा दुराक जो कि अमेरिका की है और फे जेन जो कि यूके की हैं, उनको बचा लिया गया है। 6,000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर ऊपर जो चौखंबा पीक है, चमोली, उत्तराखंड चमोली में, वहां पे फंस गए थे। 3 अक्टूबर को ये अपना रास्ता भूल गए। इनके बैग में फूड था, इक्विपमेंट था, सब कुछ रेवाइन में चला गया। हालत बहुत ख़राब हो गई। फिर उसके बाद क्लाइंबर्स ने SOS कॉल भेजी पेजर से अपने एम्बेसीज को कि हमारा इक्विपमेंट चला गया है, कुछ करिए। तब फिर तुरंत यहाँ पे उनके एम्बेसी ने अमेरिका को कांटेक्ट किया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। तो IAF, SDRF और IMF इन सब ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। बहुत मुश्किल था, ग्लेशियर, स्टीप रॉक, हाई एल्टीट्यूड, एवरीथिंग, बहुत डिफिकल्ट टेरेन थी, बट इनको बचा लिया गया। फ्रांस ने भी हेल्प की, ठीक है ना, फ्रेंच माउंटेनियरिंग टीम ने। और मुश्किल था क्योंकि ऊपर से एरियल सर्चेस की गई, और भाई देखना मुश्किल होता है क्योंकि रेस्क्यू इक्विपमेंट चले गए, बट फाइनली इनको लोकेट किया गया और उसको फिर सही जगह पे लाया गया। तो भाई बच गए, वरना हालत खराब हो जाती। भाई गर्मी की वजह से रूरल एरियाज में, गांव में महंगाई देखने को मिल रही है। फूड इन्फ्लेशन हमको देखने को मिल रहा है, जिसमें टेम्परेचर, रिजर्वॉयर लेवल्स और सरकार का जो MSP सपोर्ट है, एग्रीकल्चर सप्लाई साइड फॉर प्राइस फूड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, इन वेरिएबल्स की वजह से चीजें गड़बड़ हो रही। अब हम एक एक को समझते हैं। सरकार, जैसे सप्लाई साइड क्या है कि जितनी डिमांड होती है उतनी सप्लाई रहे, ठीक है। तो अब सप्लाई के सरकार किसानों से खरीदती है जो भी वो उगाते हैं MSP पे। तो बाय और सेल टाइमली एक्शन होना चाहिए ना, कि अगर खरीदना है तो तुरंत सरकार आए और अगर बेचना है तो भी तुरंत सरकार आए, राइट। तो अब यहां पे इसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन जो है वो कम होता है, महंगाई थोड़ी कम रहती है, ठीक है। कई बार होर्डर्स के खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। क्या होता है कि जमा कर लिया जाता है खाना और प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं। प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए ये सारी चीजें, सप्लाई को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेम्परेचर का इंपैक्ट क्या है, टेम्परेचर का रोल बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा वेरिएबल इसमें टेम्परेचर है। अब देखिए रिजर्वॉयर वेरिएबल को हटाइए, लेकिन टेम्परेचर वेरिएबल जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान के चलिए कि इसी टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है, ये आपकी सप्लाई साइड को भी और आपकी खेती को भी इफेक्ट करता है। तो सबसे बड़ा, अगर मान लीजिए खाने की कीमतें बन रही है तो टेम्परेचर की वजह से है ना। रेनफॉल, रिजर्वायर लेवल्स नहीं, रिजर्वायर जहां पे पानी स्टोर होता है ताकि पानी पहुंचाया जा सके। ओके, तो देखिए इरिगेशन आप इंप्रूव कर सकते हो, ऐसा नहीं है, इंप्रूव किया भी है, ताकि अगर कम भी बारिश हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटी बढ़िया है, ठीक है। 50% को रिलेशन मिला है रिजर्वायर और टेम्परेचर के बीच में। देन उसके बाद ला नीना और कूलर टेम्परेचर, ये भी ला नीना से अच्छा बढ़िया मानसून बढ़िया आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेम्परेचर अभी गिरा है, तो ये जो कूलिंग ट्रेंड है ये और फूड इन्फ्लेशन को कम करेगा, यानी कि एक तरीके से महंगाई को कम करेगा, ठीक है ना। और फिर RBI की जो पॉलिसी होती है, डिफरेंट क्वांटिटेटिव ईजिंग हो गया, पॉलिसी मतलब रेट्स को, डिफरेंट रेट्स को मेंटेन करना,
लेकिन अभी तो करेंट वाला ट्रेंड तो पॉजिटिव है, यानी कि महंगाई नहीं बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर अभी कंट्रोल में है तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर टेम्परेचर आगे बढ़ा तो महंगाई 110%, क्योंकि बारिश होगी नहीं, और बारिश होगी नहीं तो खेती के लिए मुश्किल होगी, और खेती के लिए मुश्किल होगी तो आप जानते हो फिर वो सप्लाई कम होगी तो टेम्परेचर मतलब दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। चलो भाई, कास्टिज्म भी जेल में होता है, क्या बात है, राइट्स देख लेते हैं। आपको लगता है कि जेल में इक्वालिटी है? बिल्कुल नहीं, वहां पे भी कास्टिज्म होता है। तो संविधान आपको देता है, हक देता है कि इक्वालिटी हर जगह रहेगी और आपकी डिग्निटी मेंटेन रहेगी, चाहे वो लीगल या मॉरल फ्रेमवर्क कुछ भी हो, आप ये मत मान के चलिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? किताबों में तो लिखा है, पेपर में भी लिखा है, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो ये कोर्ट ने यहां पे बोला है कि देखिए, हर किसी का जन्म, एवरीवन इज इक्वल, और कास्ट की वजह से जीवन भर उस इंसान को सफर नहीं करना है। इसमें सबसे पहले तो स्टेट, क्योंकि प्रिजन स्टेट में आता है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी अपने प्रिजन मैनुअल्स को रिवाइज करे हर 3 महीने पे। सेंटर जो है, कोई भी अगर ऐसा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का केस है उसको देखे, साथ ही साथ मॉडल प्रिजन मैनुअल को भी देखे, है ना। और जो भी कास्ट कॉलम से रेफरेंसेस हैं जेलों में, जो कास्ट को एड्रेस करते उसको हटा दे, तुरंत हटा दे। तो 3 जजेस की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको लीड कर रहे थे। तो उन्होंने ये बात बोली कि जो मॉडल प्रिजन और करेक्शनल सर्विस एक्ट 2023 में आया है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कॉलोनियल लेगेसी है। उत्तर प्रदेश जेल मॉन्यूल, वेस्ट बंगाल में है ये, मध्य प्रदेश में है ये, कास्ट बेस्ड प्रेजुडिसेस हमको देखने को मिलते हैं। तो ये डिह्यूमनाइज करता है, इसको आप तुरंत हटाइए। ये ब्रिटिशर के समय का है, आप समझ रहे हो। तो पुलिस रिफॉर्म लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक पुलिस क्योंकि देखिए, पहली बात तो पुलिस रिफॉर्म जब तक आप नहीं लाएंगे तब तक चीजें ऐसी चलती रहेंगी, है ना। तो डीकोलोनाइजेशन आप लेके आइए ना, प्रिजन रिफॉर्म जितना लेके आएंगे, दिस इज द स्टेप फॉरवर्ड। अब आप देखिए अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पुलिस भी अभी कॉलोनियल माइंडसेट के अंदर ही काम करती है, जिसमें कई बार वो जो टूल्स उनको दिए गए हैं उसको एज अ हरासमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो ये तो पहले जब भारतीयों को दबाया जाता था उस तरीके से, और अभी भी वही चल रहा है। अब इंडियन जो पुलिस है, इंडियन पुलिस है, वो भारतीयों को तो ऐसा नहीं चलेगा। भारत अमेरिका के रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन किया है पीयूष गोयल, हमारे ट्रेड मिनिस्टर, और यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी गीना रायमंडू, ताकि सप्लाई चेन क्रिटिकल मिनरल्स के लिए बढ़िया, लिथियम या कोबाल्ट जो है ना, क्रिटिकल मिनरल्स, उनके लिए बनी रहे, ठीक है। तो फोकस एरिया सबसे पहले तो सप्लाई चेन की बात है। इसमें एक्सट्रैक्शन आता है, प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग, रिसाइकलिंग, रिकवरी और एक्सप्लोरेशन। कमर्शियल डेवलपमेंट में प्रायोरिटी एरियाज कौन कौन से हैं, ठीक है, कि सबसे जरूरी सर्विसेज पॉलिसीज अच्छी करें, ताकि हमको क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो मिलते रहे और हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ती रहे। तो मल्टी डायमेंशनल कोलैबोरेशन है। पीयूष गोयल ने हर किसी के साथ कोलैबोरेट इस पे बोला है कि भाई देखिए, ग्रीन एनर्जी के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इस पे भी MOU साइंड है। तो काफ़ी लोग अगर इसमें आए और सपोर्ट करें तो बहुत अच्छा होगा। इसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, सप्लाई चेन है, इन्वेस्टमेंट फ्लोज है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।